नमस्कार फ्रेंड्स। आ जाइए, आप सब जोड़ लीजिए और अपने दोस्तों को। जैसा कि आपको टाइटल में देखा होगा, आज हम बात करने वाले हैं डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा का अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत। ये क्या है? जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में ब्रिटिश आए, उसके बाद मुगल साम्राज्य के पतन के बाद लगभग मध्य 18वीं शताब्दी में उन्होंने अपनी राजनीतिक इच्छा शक्ति को जागृत किया। उसके बाद धीरे धीरे जो ब्रिटेन के हित में होता गया, उसके अनुसार अपनी नीतियों का निर्धारण करते हुए अ, भारत में अपनी राजनीतिक पकड़ को मजबूत करके उसमें सुधारों को प्रेरित, मतलब कुछ भी प्रकार से अपने मातृ देश के हित के लिए उन्होंने हर प्रकार की नीतियों का निर्धारण किया। जैसे कि 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद अ, उनकी जरूरत थी अधिक मात्रा में धन का संचय करना और अपने व्यापार को लाभकारी स्थिति में पहुंचाना। तो उन्होंने इसके लिए भारत में प्राच्यवाद अ, जैसी बहुत सी विचारधाराओं को बढ़ा चढ़ाकर प्रेरित किया, तथा कोई भी सुधार के प्रति कोई अपने रुझान नहीं दिखाई दिए। उन्होंने फालतू के खर्च से भी बचने का प्रयास किया। फिर 1813 के बाद जैसे ही ब्रिटिश में औद्योगिकरण की प्रक्रिया स्टार्ट हुई, तो उन्होंने अपने जो औद्योगिकरण के फलस्वरूप जो सामान निर्मित हुआ था अधिक मात्रा में, उसके लिए एक बाजार की आवश्यकता मालूम हुई, जिसके उन्हें बाजार खोजने के लिए उन्होंने भारत को चुना। भारत को बाजार के रूप में विकसित करने के बारे में उन्होंने विचार किया। इसके लिए उन्होंने व्यापक रूप से भारत में सुधार की प्रक्रिया को आरंभ किया, तथा जो देसी रियासतें थीं उनको प्रत्यक्ष नियंत्रण में लेने का प्रयास किया, जिससे उनके व्यापार के मामले में या उनके जो धन लूटने की जो नीति थी उसके मामले में कोई अड़चंगा या रुकावट पैदा ना हो सके। इसी क्रम में उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भी सुधार करने का प्रयास किया और भी कई सुधार किए। तो इन्हीं शिक्षा के सुधार के संबंध में एक प्रमुख सिद्धांत निकल के आता है, जो लॉर्ड ऑकलैंड के समय हुआ था, जो जिसका कार्यकाल भारत में 1836 से 42 तक रहा है लगभग। और इस समय उसने शिक्षा का अधोमुखी निस्यंदन नाम का एक सिद्धांत प्रतिपादित किया। और अंग्रेजी शिक्षा को विकसित करने के लिए अ, सबसे पहले विचार था इस संबंध में, ऑकलैंड ने ये सिद्धांत प्रतिपादित किया। इस सिद्धांत में कहा गया था कि इनमें उद्देश्य था ब्रिटिश का कि सभी लोगों को शिक्षा न दे करके समाज के उच्च वर्गों को शिक्षा दी जाए। मतलब सभी के लिए व्यापक रूप से स्कूल खोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप उच्च वर्ग को शिक्षा दे दें और उसके बाद जो शिक्षा का स्तर है सभी लोगों में उच्च स्तर के लोगों से छन छन करके नीचे के स्तर तक पहुंच जाएगा। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी ऑफ एजुकेशन का यही मतलब है कि आप सबसे पहले समाज के उच्च वर्ग को आप शिक्षा दे दें, उसके बाद जो शिक्षा का या ज्ञान का स्तर है वो धीरे धीरे छन छन कर समाज के निचले स्तर तक पहुंच जाएगा। इसे ही शिक्षा का अधोमुखी निस्यंदन का सिद्धांत कहा जाता है। जैसा कि मैंने बताया, इस सिद्धांत का क्रियान्वयन सरकारी योजना के रूप में ऑकलैंड ने किया था, जिसका कार्यकाल था 1836 से 42 तक। और न सिर्फ ऑकलैंड बल्कि मैकाले ने भी इसी पर काम किया था, इसलिए कभी कभी इसे मैकाले का शिक्षा का अधोमुखी निस्यंदन का सिद्धांत भी कहा जाता है। यानी कि डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी ऑफ एजुकेशन किसकी, ये मैकाले के नाम से भी जानी जाती है, मैकाले की शिक्षा नीति के नाम से भी जानी जाती है। वास्तव में 1854 से पहले 1854 से पहले भारत में शिक्षा की जो गति थी, शिक्षा की गति बहुत धीमी थी। इसी के संबंध में इन्होंने प्रयास किया और सोचा कि भारत में शिक्षा की जो नीति है और शिक्षा प्राप्त करने का जो स्तर है, उसकी जो गति है उसमें थोड़ी तीव्रता लाई जाए। इसीलिए ऑकलैंड ने बंगाल को 9 भागों में वर्गीकृत किया। बंगाल को ऑकलैंड ने 9 वर्गों में विभाजित किया और इन प्रत्येक 9 वर्गों मतलब 9 जिलों में वर्गीकृत किया, और एक इसे प्रत्येक जिले में विद्यालय स्थापित किए। मतलब शिक्षा की गति को द्रुत या तीव्र बनाने के लिए ऑकलैंड ने
बंगाल को 9 जिलों में वर्गीकृत किया और प्रत्येक जिले में एक 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 विद्यालय को स्थापित किया। जैसा कि इनका उद्देश्य था कि समाज के उच्च वर्ग को ही शिक्षा देनी है, इसलिए उन्होंने एक जिले में एक ही विद्यालय को अ, स्थापित किया। ऐसा करने के पीछे इनकी ऐसी मंशा रही होगी कि अगर सभी को शिक्षित करने के प्रयास में अगर स्कूल खुले तो उससे कंपनी पर खर्चे का बोझ भी बढ़ सकता है और भी बहुत सी राजनीतिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो कंपनी इस प्रकार के खर्चे से बचना चाहती थी और इसीलिए उन्होंने समाज के उच्च वर्ग को भी पहले शिक्षित करने के बारे में प्लान बनाया, जिससे ये आशा की गई आगे कि ये जो शिक्षित वर्ग है धीरे धीरे अपने नीचे तबके के लोगों को शिक्षित करेगा, उन्हें जागरूक बनाएगा। ऑकलैंड जो है भारतीय जो ग्रंथ हैं या ज्ञान है उसे सिर्फ अंधविश्वास के बारे में ही मानता था। और हर जिले में जैसे विद्यालय स्थापित हो गए तो इसी प्रकार 1840 तक, लगभग 1840 तक बंगाल में 40 विद्यालय स्थापित हो चुके थे, जिनका कार्य था समाज के उच्च वर्ग को शिक्षित करना और उन्हें एक तरह से कंपनी के पक्ष में करना तथा अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से इस समाज के उच्च वर्ग को अपना एक मतलब इस प्रकार से विकसित करना अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से जिनके कद काठी रूप रंग के रूप में तो ये भारतीय हों, लेकिन जो अंदर के इनके विचार हैं वो एक ब्रिटिश की तरह हों, जिससे ब्रिटिश की वस्तुओं के प्रति उनका स्वाभाविक रुझान बढ़ेगा और उनका मार्केट भारत में स्थापित हो पाएगा। ये उनका मुख्य उद्देश्य रहा है। फिर 1835 में बेंटिक के कार्यकाल में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई या इसकी नींव रखी गई, वह इसी उद्देश्य से कि उच्च वर्ग को शिक्षा दें, उसके बाद अपने लिए एक समर्थक वर्ग तैयार करें, जिसके फलस्वरूप भारत में ब्रिटिश बाजार का विकास हो सके। फिर 1851 में पूना संस्कृत कॉलेज तथा पूना अंग्रेजी स्कूल को मिलाकर के पूना कॉलेज बनाया गया। इसके बाद संयुक्त प्रांत में जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश है, इसे यूनाइटेड प्रोविंसेस कहा जाता था, कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जेम्स टॉमसन ने 1847 में रुड़की इंजीनियर कॉलेज की स्थापना की और इसे भारत का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में जाना जाता है। इसे रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज को भारत भारत का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में इसे जाना जाता है और इसकी स्थापना किसने की थी? संयुक्त प्रांत यानी कि यूनाइटेड प्रोविंसेस में जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश है, इसमें स्थापना की गई थी इसकी। जैसा कि मैंने सबसे पहले बताया था कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार के लिए स्कूलों के जाल को बिछाने का जो सर्वप्रथम विचार है, वो कंपनी के एक सिविल सेवक चार्ल्स ग्रांट के मन में आया था, जिसी कारण जो अंग्रेजी शिक्षा के विचार के कारण इसे ही भारत में आधुनिक शिक्षा का जनक ही माना जाता है। ये 2-3 पॉइंट हैं आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, जैसे कि भारत में आधुनिक शिक्षा का जनक किसे माना जाता है? सिविल सेवक चार्ल्स ग्रांट को। और उसके बाद जो रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज है उत्तर प्रदेश में, उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? उसकी स्थापना की गई थी लेफ्टिनेंट गवर्नर जेम्स टॉमसन के द्वारा 1847 में। तो ये पॉइंट थे जो आपको इनकी जानकारी होनी चाहिए थी। आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। वैसे कोई खास बात थी नहीं इसमें शिक्षा का अधोमुखी निस्संदन सिद्धांत में। इसमें कंपनी ने अपने ओवर खर्च के चक्कर में या उस खर्च को बचाने के लिए इस प्रकार के नीति को अपनाया, जिससे समाज के उच्च वर्ग को पहले शिक्षा दी जाए, इसके बाद शिक्षा का जो स्तर है वो छन छन कर क्रमशः ऊंचे स्तर से नीचे की ओर आएगा और सभी व्यक्ति शिक्षित हो पाएंगे। वैसे ब्रिटिश के जो अंग्रेजों का जो उद्देश्य था वो सुधार की प्रक्रिया में या सुधार की दृष्टि से या भारत को विकसित करने की दृष्टि से सुधार करने का उद्देश्य कभी नहीं रहा है। जैसे कि उन्होंने, कोई लोग कहते हैं कि जो डलहौजी था उसने ट्रेन स्टार्ट की, टेलीग्राफ स्टार्ट किया, तो
इससे भारत का विकास हुआ। हाँ, ये बात ठीक है, भारत का विकास हुआ ठीक है, लेकिन ब्रिटिश का ये या डलहौजी का ये उद्देश्य नहीं था कि ये ब्रिटिश के द्वारा जो भारत के विकास के क्षेत्र में कोई कदम नहीं उठा गया था। उनका इसमें पर्सनल फायदा था, जैसे कि जो ट्रेन का विकास हुआ, उससे विद्रोह को दबाने के लिए सहायता मिली। कोने से भारत के कोने कोने से अनाज को इकट्ठा करके ब्रिटेन में निर्यात करने के लिए व्यवस्था मिली, सुविधाएं हुई। और जो जो औद्योगिकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप जो माल निर्मित माल था, उसे बिक्री के लिए अधिक क्षेत्र में ले जाया गया। उनकी इच्छा तो ये थी, लेकिन जब कोई क्रिया होती है तो उसके विपरीत प्रतिक्रिया भी होती है। इसलिए उसका जो सकारात्मक पक्ष हुआ है, उसमें ब्रिटिश का उतना योगदान नहीं माना जा सकता, क्योंकि इसके लिए उन्होंने कोई आधारभूत कदम भारत में नहीं उठाए, जैसे कि उसके लिए सारा सामान तो ब्रिटेन से ही आयात किया था। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अगर जो ब्रिटिश हैं, जो भारत में अगर आकर के मुस्कुराए हैं, उसमें भी उनका एक औपनिवेशिक हित शामिल था, ना कि भारत का कोई विकास संबंधी लक्ष्य। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। डाउनवर्ड डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा का अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत, आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप जुड़े रहिए हमसे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें फेसबुक, ट्विटर तथा इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए। धन्यवाद।